गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विथ इसका एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 5। बट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें उससे पहले टुडे इज 1st of July एंड दिस इज CA डे, अ डे फॉर अवर प्रोफेशन, अ डे फॉर अवर हार्ड वर्क, अ डे जब हमने कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट तो अब नहीं बोल सकती, बहुत सारे लोग हैं जो CA क्लियर कर चुके हैं। तो यू शुड आप ध्यान करो, वो हार्डवर्क, वो 14-14 घंटे का पढ़ना, वो 10-10 घंटे का पढ़ना और ये देखते रहना अमेंडमेंट्स क्या थे क्या नहीं थे। हार्डवर्क, हार्डवर्क एंड हार्डवर्क। यू शुड स्टार्ट दिस डे, और अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो यू शुड लिसन टू द एंथम जो ICI का। यू विल फील लाइक वाओ, यू विल लिटरली फील लाइक वाओ कि यार सच में ये प्रोफेशन में हम आ गए हैं एंड दिस इज द थिंग दैट वी हैव ड्रीम्ड फॉर। अभी भी जिन लोगों के ड्रीम फुलफिल नहीं हुए, तो भाई जिंदगी खत्म नहीं हुई है, ट्राई क्यों करना खत्म कर दिया? जब तक हम लोग में हिम्मत है बिल्कुल ट्राई करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखना, ट्राई करने वाले की हिम्मत, कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और ये बोलना जितना इजी है ना, जो बार बार कोशिश कर रहे हैं, जिनका मई नवंबर, नवंबर मई नवंबर, और अभी के सिनेरियो में जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि बहुत पढ़ा था मैम, दिन रात करके पढ़ा था, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम की सर्टेनिटी नहीं है, तो सब भूल जाओ और सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पढ़ो। तो चाहे कल एग्ज़ाम हो जाए, अगर आज आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो ऐसा होगा कि कल भी एग्ज़ाम हो जाए तो हम तो बिल्कुल रेडी हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आओ ऐसे ही हमसे एग्ज़ाम ले लो। तो डू स्टडीज नॉट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम पर्पस के लिए मत पढ़ो, पढ़ो तो नॉलेज पर्पस के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद के इम्प्रोवाइजेशन के लिए पढ़ना सीखो। और ये कर लिया तो फिर क्या बात है? फिर तो अगर ICI बोले कि कल एग्जाम ले रहे हैं हम, तो फिर तुम बोला आजा बेटा, हम भी देने के लिए रेडी हैं। ठीक है? एंड बेटा इज जस्ट फॉर अ फ्रेज, ओके, मोटिवेट करने के लिए था। ICI ऑलवेज पेरेंटल बॉडी है हमारी, वी शुड रिस्पेक्ट। ठीक है, देखो अभी जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, बहुत सारे लोग नाराज हैं, नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आई अग्री। बट ये भी समझो कि इम्प्रोवाइजेशन भी हो रहा है। जहाँ कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं तो कुछ जगह इम्प्रोवाइजेशन भी हो रहा है। तो हमें नेगेटिव चीज़ों को देखते हुए पॉजिटिव को भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है? तो दिस इज वन शॉर्ट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, और मैं यही बोलूँगी वो एंथम ज़रूर सुनो ICI का। यू विल रियली फील वेरी गुड, यू विल रियली फील वेरी गुड। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन system and implementation of what? Implementation of information system। चैप्टर नंबर 5 जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में है, चैप्टर नंबर 5 दैट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। राइट नाउ सबसे पहले टेक्निक्स होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने की। देयर आर वेरियस टेक्निक्स थ्रू विच सॉफ्टवेयर इज डेवलप। उसमें एक आता है वाटरफॉल मॉडल। एक अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जिसमें है एक हमारा वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में ऐसा है कि एक फेज अगर सॉफ्टवेयर का कंप्लीट हुआ तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते, आप बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते, और एक फेज कंप्लीट करने के बाद पहले उसको अप्रूवल दी जाएगी, फिर ही सेकेंड फेज ऑफ द डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। और अगर ऐसा है कि एक बार एक फेज कंप्लीट हुआ फिर ही दूसरे पे जाएंगे, चेंजेस बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस भी है, कहीं ना कहीं ये वीकनेस भी है। तो क्या वीकनेस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है वाटरफॉल मॉडल के? फर्स्ट क्वेश्चन, PM रटवाना मेरी जिम्मेदारी है, PM समझाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको कीवर्ड्स याद रखने होंगे, आपको अटेंशन देना होगा, और स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट करना है, उसे स्किप मत करना अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो तो। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी वैसे बता चुकी हूँ कि आपको स्टडी मटेरियल कैसे कवर अप करना है, जिससे स्टडी मटेरियल के साथ आपकी PM साथों साथ कवर हो जाएगी। एक बार मैं इसका सेपरेट वीडियो और डाल दूंगी कि हाउ टू कवर अप इसका
ठीक है, तो वो आज ही मैं आपको दे दूंगी, तो वो भी आप देख लेना। 3-4 मिनट का वो वीडियो मैं आपको बता दूंगी जिसमें इसका आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और वो किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए कुछ पॉइंट्स मैच करेंगे जो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए भी आप देख सकते हैं। चलो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक वाटरफॉल मॉडल के। वाटरफॉल मॉडल, जैसा कि मैंने कहा, सिक्वेंशियल फेजेस चलते हैं इनके। सिक्वेंशियल फेज मतलब एक फेज का खत्म होता है फिर ही नेक्स्ट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट खत्म होगा फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा। मतलब एक बार फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा, वो अप्रूव होगा, फिर ही सेकेंड फेज आएगा। और फर्स्ट फेज एक बार कंप्लीट हो गया तो अगर आपको सेकेंड फेज करते वक्त लग रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस करने थे इन द फर्स्ट फेज, दैट्स नॉट पॉसिबल। नॉर्मल, आप नॉर्मल छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो पर मेजर चेंजेस नहीं हो सकते। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं हम किस पे आते हैं? की कैरेक्टरिस्टिक किसका? की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट को सिक्वेंशियल फेज में डिवाइड किया जाता है। द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू सिक्वेंशियल फेज। सीक्वेंस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, एंड देयर इज ओवरलैपिंग है, मतलब आप चेंजेस कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। एक दूसरे पे डिपेंड है लेकिन इतना डिपेंड नहीं है। फर्स्ट फेज खत्म हो गया तो सेकंड स्टार्ट होगा, तो देयर इज सम ओवरलैप एंड स्प्लैश बैक। थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं इन टू फेजेस के बीच में। तो प्रोजेक्ट कैसे डिवाइड होता है? सिक्वेंशियल फेज में, और कुछ ओवरलैपिंग और स्प्लैशबैक अलाउड है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब एक चीज मुझे ये बताओ, जब इतना बड़ा एक फ्लॉज ही कहेंगे ये, हर जगह कुछ जगह ये मेरिट भी होगा, कुछ जगह हमारे लिए ये वीकनेस भी है। जब सिक्वेंशियल फेजेस में काम हो रहा है, आप फर्स्ट फेज को चेंज नहीं कर सकते। अगर सेकंड फेज पे आ चुके हैं तो इसका मतलब आपको फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, हर एक फेज के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी होगी। तो एम्फेसिस किस पे होगा? प्लानिंग पे। टाइम स्केड्यूल भी कि कितने टाइम में हमें फेजेस मिल जाएंगे, क्या टारगेट होगा, बजट क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बार चीज़ें चेंज नहीं होंगी बनने के बाद तो बजट वगैरह सब कुछ देखना होगा, टाइम देखना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि फेज़ तैयार हो जाए, चेंज ना हो पाए तो हम बोले कि नहीं ये तो अब हमारे काम का नहीं है, वो चेंज कर नहीं पाएंगे तो डबल कॉस्ट भी तो लग सकती है। तो पूरा की पूरा एम्फेसिस सबसे पहले प्लानिंग पे होता है, टाइम के स्केड्यूल्स पे होता है, टारगेट डेट पे होता है, बजट पे, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटायर सिस्टम। सारा सिस्टम एक ही टाइम पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2 पॉइंट्स, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सिक्वेंशियल फेज में प्रोजेक्ट को डिवाइड करना, इसमें सम ओवरलैप एंड स्प्लैशबैक है। सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज एम्फेसिस यहाँ पे प्लानिंग पे की जाता है, सॉरी, प्लानिंग पे यहाँ पे एम्फेसिस होगा, टाइम स्केड्यूल पे, टारगेट डेट पे, बजट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटायर सिस्टम एट अ टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे जब इतना ज़्यादा प्लानिंग है, सिक्वेंशियल फेज है, तो एक चीज़ बताओ, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आपको कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा रखना होगा। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल इसलिए रखना होगा, अगर चीज़ें गलत गई तो उसे चेंज करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो टाइट कंट्रोल इज मेंटेन्ड, टाइट कंट्रोल मेंटेन ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू यूज ऑफ एक्सटेंसिव रिटन डॉक्यूमेंटेशन। हर चीज़ लिखी हुई रहेगी, क्योंकि यूज़र बोलेगा मैंने तो ये ऑब्जेक्टिव बताया नहीं था, मैंने ये रिक्वायरमेंट बताए नहीं थे। प्रोजेक्ट, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलेगा अरे आपने तो यही चीज़ कही थी, उसी अकॉर्डिंग ये फेस तैयार हुआ है। तो यहाँ कहीं ना कहीं टाइट कंट्रोल चाहिए, और टाइट कंट्रोल कैसे आएगा? जब रिटर्न फॉर्म में चीज़ें होंगी तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एज वेल एज फॉर्मल रिव्यू किया जाएगा बार बार चीज़ों को, अप्रूवल साइन ऑफ यूज़र के थ्रू होगा, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ऑकर एट द एंड ऑफ मोस्ट फेजेस बिफोर बिगनिंग द नेक्स्ट फेज। और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, यूज़र का साइन ऑफ या यूज़र का अप्रूवल, फॉर्मल रिव्यू, ये बार बार होता रहेगा, क्योंकि एक बार फेज कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस पॉसिबल नहीं है। 3 चीज़ें, सिक्वेंशियल फेज में डिवाइडेड है, इसलिए प्लानिंग, टाइम स्केड्यूल, टारगेट डेट, बजट पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, फोकस किया जाता है। यहाँ पे टाइट कंट्रोल थ्रू डॉक्यूमेंटेशन रखा जाता है,
क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं फॉर्मल रिव्यू होता है, साइन ऑफ अप्रूवल होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट वाले ऑलमोस्ट हर फेज के एंड पे यहाँ पे रिव्यू करते ही हैं। These are the characteristic of waterfall model. These are the characteristic of waterfall model. लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ अच्छी बातें हैं, यहाँ पे क्या है characteristics जैसे बताए, तो इसके हिसाब से हमें कुछ वीकनेस भी समझ में आती है। यहाँ पे हमें कुछ वीकनेस समझ में आती है। अब एक चीज बताओ, requirement in the field of technology is changing constantly. आज एक फोन आप खरीदते हैं, 2 हफ्ते बाद देखोगे नए फीचर्स आ चुके होते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फेज कंप्लीट होने के बाद दूसरे फेज में आप प्रीवियस फेज में आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँ कि ये इनफ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबल है। फिर एक एक फेज पे इतना ध्यान देंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फोकस करेंगे, तो ये स्लो भी है, कॉस्टली भी है, क्योंकि सारा ध्यान एक एक फेज पे बहुत प्लानिंग पे किया जाएगा, चेंजेस नहीं कर सकते हैं। गड़बड़ हुई तो फिर से फेज तैयार करना पड़ेगा, प्रीवियस फेज नहीं क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो ये कॉस्टली है। एंड cumbersome ड्यू टू सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर एंड टाइट कंट्रोल, और कहीं ना कहीं इस पे बहुत टाइट कंट्रोल की जरूरत है। इनफ्लेक्सिबल, it is slow, it is costly, it is having tight control, it is having what, tight control। तो यहाँ पे क्या है, ये इनफ्लेक्सिबल है, कॉस्टली है, टाइट कंट्रोल है इस पे, तो ये क्या हो जाता है, क्रिटिसाइज। और यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस फॉरवर्ड, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है प्रोजेक्ट की फॉरवर्ड, तो सिर्फ स्लाइट मूवमेंट बैकवर्ड, थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो आप पीछे जाके, इससे ज़्यादा नहीं। तो स्लाइट मूवमेंट, स्लाइट बैकवर्ड मूवमेंट है यहाँ पे। दिस इज इनफ्लेक्सिबल, दिस इज स्लो, दिस इज कॉस्टली, इट इज हैविंग टाइट कंट्रोल। ठीक है, फिर देयर इज अ लिटिल टू इटरेट, there is little to iterate which may be essential in some situation। यहाँ पे इसको एक मिनट, ये थोड़ा सा रुको, सीक्वेंस में पहले देखते हैं। 2 चीज समझ में आई आपको कि स्लाइड बैकवर्ड मूवमेंट है, इनफ्लेक्सिबल है, स्लो है, कॉस्टली है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ये बोल रहे हैं बैकवर्ड मूवमेंट हो नहीं सकता, राइट, ये बोल रहे हैं क्या, बैकवर्ड मूवमेंट हो नहीं सकता। अब एक चीज बताओ, सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता ही कैसे, सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है जब आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, व्हेन यू टेल द रिक्वायरमेंट। और अगर एक पर्सन है, एक बिजनेस वाला है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है, तो क्या उसकी प्रिसाइज रिक्वायरमेंट होने वाली है, नहीं। रिक्वायरमेंट की इनकंसिस्टेंसीज होंगी, मिसिंग सिस्टम कंपोनेंट्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट नीड्स आर ऑफ्टन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द डिजाइन एंड कोडिंग। सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट है, शुरुआत में जरूरी नहीं है प्रिसाइज रिक्वायरमेंट मिल जाए, इनकंसिस्टेंसी होगी रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट में क्या हो सकती है, इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, कई कंपोनेंट्स मिसिंग हो सकते हैं, कई अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो जाएंगे ड्यूरिंग दी डिजाइनिंग कोडिंग। हो सकता है जो आपने नहीं बोला हो रिक्वायरमेंट में, बट अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट भी तो हो सकते हैं। कई बार यूजर को और चीजें चाहिए हो सकती है, तो इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो सकता है, मिसिंग सिस्टम कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे जाके हो सकती है। और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो डिपेंड करेगा अर्लियर आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट पे। जब रिक्वायरमेंट इज इनकंसिस्टेंट, तो एक चीज़ बताओ, रिक्वायरमेंट की इनकंसिस्टेंसी और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे, even if the user may not be clearly able to define what he really needs। although ये भी हो सकते, ये होगा ही कि क्लियरली उसे अभी खुद यूजर को भी नहीं पता कि उसे आगे चल के और क्या क्या चीजें चाहिए हो, इसीलिए तो ये इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट बेस्ड है। ठीक है, समझ में। इवन इफ द यूजर मे नॉट बी एबल टू क्लियरली डिफाइन व्हाट दे नीड अर्ली इन द प्रोजेक्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है शुरुआत में ही यूज़र बता दे मुझे ये चीज़ें चाहिए। इसका मतलब रिक्वायरमेंट की इनकंसिस्टेंसी है, मिसिंग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट दैट में अराइज ड्यूरिंग द डिजाइनिंग एंड कोडिंग। तो कहीं ना कहीं क्या है,
एक बार फॉरवर्ड प्रोग्रेस कर जाए तो बैकवर्ड नहीं हो सकते, इसलिए इनफ्लेक्सिबल, स्लो एंड कॉस्टली कहा जाता है। प्रॉब्लम्स तब तक आप डिस्कवर कई बार नहीं कर पाओगे अंटिल सिस्टम टेस्ट हो। ओवरऑल फेज तो बन गए, अलग अलग फेज बन गए, पर इसका इंस्टॉलेशन एज एन एंटायर सिस्टम होता है। और कई प्रॉब्लम तब टेस्ट होती हैं, तब सामने आती हैं, तब डिस्कवर होती है जब ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग हो। ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग में कई चीजें सामने आती है, तो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। ठीक है, अब सिस्टम परफॉर्मेंस cannot be tested until the system is almost fully coded and under capacity may be difficult to correct। अब यहाँ पे है सिस्टम की टेस्टिंग के बिना प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होगी। सिस्टम की परफॉर्मेंस तब तक चेक नहीं हो सकती जब पूरी कोडिंग कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि अगर पूरी कोडिंग कंप्लीट नहीं हो तो सिस्टम की चेकिंग कैसे करोगे? फेज वाइज चेकिंग कर रहे हो आप। अब ओवरऑल सिस्टम की कोडिंग नहीं हुई होगी तो आप सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे? एंड एज वेल एज अगर सपोज करो आगे जाके चेंजेस आते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस दैट मे ऑकर लेटर इन द लाइफ साइकिल एंड इफ अंडरटेकन इट इज कॉस्टली। आगे चल के कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ी, आप चेंजेस कर नहीं सकते और करना पड़े तो वो कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि फिर से फेजेस रेडी करने होंगे। एक्सेसिव डॉक्यूमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग। रिटर्न स्पेसिफिकेशन डिफिकल्ट फॉर यूजर टू रीड एंड थॉरोली अप्रिशिएट। आप रिटर्न मैंने स्पेसिफिकेशन मेरी बता दी, जो डेवलपर है उसने एक एक स्पेसिफिकेशन लिख ली, पर जब मैं उसे रिव्यू कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि मैं समझ पाऊँ कि एग्जैक्टली जो मैंने कहा है उन्होंने वही लिखा है। तो डिफिकल्ट फॉर यूजर टू रीड और थॉरोली अप्रिशिएट। एंड कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे यूज़र पे डिपेंडेंट हो गया है चीज़, कि यूज़र सारी चीज़ें सही सही बताए तभी क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर वो चीज़ें बना पाएगा। तो इट क्रिएट अ गैप बिटवीन द यूज़र एंड डेवलपर विथ क्लियर डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे शिफ्ट हो गई? यूज़र पे। रटने की ज़रूरत नहीं है। यस, ये इनफ्लेक्सिबल है, ये कॉस्टली है, यहाँ पे टाइट कंट्रोल है, यहाँ पे बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूजर पे ही डिपेंडेंट हो रहे रिक्वायरमेंट के लिए, और रिक्वायरमेंट इनकंसिस्टेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल फेज में सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्ट वो बता पाए। इसके बाद अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट करना है तो प्रॉब्लम तब डिटेक्ट होगी जब सिस्टम की टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग या परफॉर्मेंस तब देखा जाएगा जब पूरी कोडिंग कंप्लीट होती है। पूरी कोडिंग कंप्लीट नहीं हुई तो आप टेस्टिंग कैसे करोगे? ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आगे जाके कोई चेंजेस चाहिए, कोई डेवलपमेंट चाहिए, तो वो नहीं कर सकते, और करना है तो वो कॉस्टली हो जाएगा। कई जगह पे मिसिंग कंपोनेंट्स मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिटर्न स्पेसिफिकेशन तो लिख लेते हैं, लेकिन यूजर के लिए डिफिकल्ट है उसे रीड करना, थॉरोली अप्रिशिएट करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीकनेस ऑफ वाटरफॉल। ये सारी वाटरफॉल की वीकनेस एंड की कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ आई होप यू वुड बी रियली एबल टू अंडरस्टैंड एंड learn it properly. Now covering up second, that is prototype modeling of system development. Now prototype modeling of what? System development. Let me have a 1 minute break to drink water, फिर second start करते हैं। Prototype modeling of system development. Prototype means making a pilot version or a prototype of a software that you want. फिर वो आपको देंगे, you will use that software if you are satisfied that yes, the software is up to the mark, up to the requirement you have asked for, then only the final version would be made. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो, the traditional approach, if I talk about the traditional approach of developing a system would have took years to analyze, design and implement a system. Years लगते हैं, actually it takes years, it takes months, many months to analyze, design and implement a system, because requirement keeps on changing also, right? So more so, many a times we know a little about system until and unless we go through it. And system designing is different thing, but for requirement, on the part of requirement, if I talk, a person is not well aware about the requirement, और ज़्यादा changes उसे तब तक समझ नहीं आते until he has used the system. System जब तक use नहीं करेंगे तो कितना user friendly है system, कितना उसमें changes requirement है, that you won't be able to
No. So, moreover, many times we know little about the system until unless we go through its working phases, which are not available. To avoid such things, इन चीज़ों को इन issues को avoid करने के लिए overcome करने के लिए organization are increasingly using prototyping technique to develop smaller systems such as decision support system, management information system, expert system. The goal of this prototyping approach is to develop a small or pilot version called prototype of part or ऑल सिस्टम. पूरे ओवरऑल सिस्टम का एक छोटा आपको प्रोटोटाइप दे देगा, पायलट वर्जन दे देगा कि ऐसे ऐसे काम करता है. प्रोटोटाइप इज यूजेबल सिस्टम. ये यूजेबल सिस्टम है या सिस्टम कंपोनेंट है दैट इज बिल्ड क्विकली एंड एट अ लेस कॉस्ट. ये प्रोटोटाइप कम कॉस्ट में जल्दी बन जाता है एंड विद द इंटेंशन ऑफ मॉडिफाइंग, रेप्लिकेटिंग, एक्सपैंडिंग और इवन रिप्लेसिंग इट बाय फुल स्केल एंड फुल्ली ऑपरेशनल सिस्टम. प्रोटोटाइप ये जो बनता है, ये प्रोटोटाइप कम कॉस्ट पे क्विकली बन जाता है. इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, रेप्लिकेट फिर से सेम ऐसा बना सकते हैं, इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं और इवन इसे रिप्लेस किया जा सकता है फुल्ली स्केल या फुल्ली ऑपरेशनल सिस्टम से. इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और इसे रिप्लेस कर सकते हैं फुल स्केल सिस्टम से. ट्रेडिशनल अप्रोच में ईयर्स लगते हैं इम्प्लीमेंट करने में, एनालाइज करने में, डिज़ाइन करने में सिस्टम. एंड इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जब तक आप क्या नहीं करोगे, सिस्टम को यूज़ नहीं करोगे, वर्किंग फेज नहीं देखोगे उसकी, तो यू वोंट बी एबल टू गेट मोर अबाउट इट. तो प्रोटोटाइपिंग टेक्निक यूज़ होती है जिसमें स्मॉल सिस्टम जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए जाते हैं. गोल क्या है? स्मॉल या पायलट वर्जन बनाना. दैट इज कॉल्ड अ प्रोटोटाइपिंग. इसमें इसे प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं. या तो किसी पार्ट का बन सकता है, पूरे सिस्टम का बन सकता है. क्विकली बन जाएगा, लेस टाइम में बन जाएगा. इसे मॉडिफाई, रेप्लिकेट, एक्सपैंड किया जा सकता है इनटू फुल या फिर रिप्लेस किया जा सकता है फुल स्केल या फुल्ली ऑपरेशनल सिस्टम के थ्रू. एज यूजर वर्क्स विथ प्रोटोटाइप, जैसे जैसे यूजर प्रोटोटाइप से वर्क करता है, जैसे जैसे प्रोटोटाइप यूज़ किया आपको समझ में आएगा, आप सजेस्ट कर पाएंगे कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन से में चेंजेस चाहिए, तो आप इजीली सजेशन दे पाएंगे. ठीक है, किस तरह से उसे मैनेज करना है ये सब चीज़ें बता पाएंगे. द सजेशन, और ये सारे सजेशन इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं टू इम्प्रूव द प्रोटोटाइप विच इज़ ऑल्सो यूज एंड इवेल्युएटेड. ये सारे सजेशन को प्रोटोटाइप में इनकॉर्पोरेट किया जाता है और इनकॉर्पोरेट करके इसे यूज़ किया जाता है, इवेल्युएट भी किया जा सकता है. फिर जो प्रोटोटाइप डेवलप होता है, व्हेन अ प्रोटोटाइप इज डेवलप दैट सेटिस्फाई ऑल यूजर रिक्वायरमेंट. फिर ये जो प्रोटोटाइप डेवलप होता है जिसमें सारे के सारे यूजर रिक्वायरमेंट क्या किए जाते हैं, सेटिस्फाई होते हैं. अगर सारे के सारे यूजर रिक्वायरमेंट इसमें सेटिस्फाई हुए हैं तो इसको टर्न आउट करते हैं फाइनल सिस्टम में, और नहीं तो इसे स्क्रैप किया जाता है. अगर स्क्रैप किया जाता है तो जो नॉलेज मिला है प्रोटोटाइप बनाते वक्त उसे रियल सिस्टम बनाते वक्त क्या किया जाएगा? इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. या तो इसे ही फाइनल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे या फिर स्क्रैप करके न्यू सिस्टम बनेगा और पूरा नॉलेज जो प्रोटोटाइप से मिला है उसे वहाँ पे यूज़ किया जाएगा. दिस इज़ वॉट प्रोटोटाइपिंग. तो ट्रेडिशनल में ईयर्स लग जाते हैं और जब तक आप वर्किंग फेज नहीं देखोगे तब तक ज़्यादा सजेशन नहीं दे पाओगे. इसमें पायलट वर्जन रहता है जो क्विकली लेसर कॉस्ट में बन जाता है, जिसे मॉडिफाई, रेप्लिकेट, एक्सपैंड और रिप्लेस भी किया जा सकता है. इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है टू इम्प्रूव द प्रोटोटाइप. ठीक है, इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है क्या करने के लिए? प्रोटोटाइप इम्प्रूव करने के लिए, विच इज़ ऑल्सो यूज्ड एंड इवेल्युएटेड. ठीक है, ऑल द यूज़र रिक्वायरमेंट्स, जितने भी यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं अगर सेटिस्फाई होते हैं तो इसे फाइनल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं या स्क्रैप करते हैं. और स्क्रैप करते तो जो नॉलेज मिली थी प्रीवियसली उसे यूज़ करके नया सिस्टम, फाइनल रियल सिस्टम बनाया जाता है. नाउ व्हाट आर द फेजेस? अब हम बात करते हैं व्हाट आर दी फेजेस. फेजेस क्या है प्रोटोटाइपिंग मॉडल के? व्हाट आर द फेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल? तो बहुत ईजी है. सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट. यू विल व्हाट? आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट.
देन एक इनिशियल प्रोटोटाइप आप डेवलप करोगे, उसे टेस्ट करोगे, रिवाइज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक यू हैव रिसीव्ड। जो जो फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे उसे टेस्ट एंड रिवाइज करोगे, और उसके बाद रिवाइज करने के बाद फिर से सामने वाले यूज़र्स को दिया जाएगा। अगर वो अप्रूवल देता है तो फिर यूज़र साइन ऑफ हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा वो प्रोटोटाइप, और यहाँ पे आपको एक फाइनल क्या बन जाएगा, सिस्टम बना हुआ मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट का एनालिसिस। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। सबसे पहली चीज़ किसका एनालाइज करना है, रिक्वायरमेंट। तो जैसे बोले ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, ट्रेडिशनल अप्रोच सिस्टम रिक्वायरमेंट आर टू बी आइडेंटिफाइड। ट्रेडिशनल में क्या होता था, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है ये डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले ही हमें पता होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सिस्टम शुड बी नोन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। रिक्वायरमेंट जो है सिस्टम प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही पता होनी चाहिए। हाउएवर अंडर प्रोटोटाइप अप्रोच, लेकिन अगर मैं प्रोटोटाइप अप्रोच की बात करूं, द डिज़ाइन टीम नीड ओनली फंडामेंटल सिस्टम रिक्वायरमेंट टू बिल्ड द इनिशियल प्रोटोटाइप। हाउएवर प्रोटोटाइप अप्रोच की अगर बात करें, द डिज़ाइन टीम नीड्स ओनली फंडामेंटल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो ओवरऑल सिस्टम की रिक्वायरमेंट पहले पता होना चाहिए, लेकिन अगर प्रोटोटाइप की बात करें तो एक फंडामेंटल भी बता दिया कि इस काम के लिए यू नीड अ सिस्टम, तो उतने से ही क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रोटोटाइप बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, आपको जो चेंजेस चाहिए आप वो चेंजेस क्या करवा सकते हो उसमें। And this is less formal and time consuming when performing traditional system analysis. तो ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में दिस इज लेस फॉर्मल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में बहुत ऑब्वियस ये क्या है, लेस फॉर्मल लेस टाइम कंज्यूमिंग है। सो आइडेंटिफाई करना, ट्रेडिशनल में रिक्वायरमेंट्स पहले ही आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है, बल्कि अगर प्रोटोटाइप अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पता होंगे तो भी प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है, जो लेस फॉर्मल है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है। नाउ डेवलप द इनिशियल प्रोटोटाइप। अब इनिशियल प्रोटोटाइप डेवलप होगा, डिज़ाइनर एक इनिशियल बेस मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है, एंड गिव लिटिल और नो कंसिडरेशन टू इंटरनल कंट्रोल्स। इस पर कोई इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होगा, एक छोटा सा बेस बना के देंगे, पायलट वर्जन बना के देंगे, बट दे एम्फेसाइज, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ध्यान इंटरनल कंट्रोल्स पे नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। जैसे सिस्टम शुड बी सिंपल, फ्लेक्सिबल, ईजी टू यूज़। सिस्टम ईजी टू यूज़, फ्लेक्सिबल, सिंपल होना चाहिए। दिस कैरेक्टरिस्टिक अनेबल्स द यूज़र टू इंटरेक्ट विथ टेंटेटिव वर्जन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, बीइंग सिंपल, फ्लेक्सिबल, ईजी टू यूज़, ये कहीं ना कहीं यूज़र्स के लिए अच्छा होता है। ये क्या होता है यूज़र्स के लिए, ये कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए क्या है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक एनेबल द यूजर टू इंटरैक्ट विद द वर्जन ऑफ डेटा। जब इजी टू यूज है तो इजीली अपनी डेटा एंट्री कर सकते हैं, इजीली इंटरैक्ट कर सकते हैं उस सिस्टम से। एंड द सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन क्या है, मेन्यूज क्या है, ये सब चीज़ें वो समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। द यूज़र ऑल्सो नीड टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। अब यूज़र जो है एज एन यूज़र वो इंक्वायरी कर सकता है, वो समझ सकता है, देख सकता है कि कितने टाइम में सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, क्या कमांड उसे इशू करनी होगी। तो एक तरह से क्या है, जब सिस्टम सिंपल, फ्लेक्सिबल, ईजी टू यूज़ है, सिस्टम सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, इजी टू यूज़ है, तो इन केसेस में क्या होगा, ये सिंपल, फ्लेक्सिबल, इजी टू यूज़ होगा तो वो इजीली इंटरैक्ट कर पाएंगे। मेन्यूज़ क्या है, इनपुट प्रॉम्प्ट क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन क्या है, वर्जन ऑफ डेटा एंट्री क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। वो सिस्टम को यूज़ करके क्या टाइम रिस्पॉन्स हो रहा है, क्या कमांड्स इशू करनी है, क्या इंक्वायरी करनी है, ये सारी चीज़ें समझ सकता है, ठीक है। फिर आता है टेस्ट एंड रिवाइज। फिर आता है क्या, टेस्ट एंड रिवाइज। आफ्टर फिनिशिंग द इनिशियल प्रोटोटाइप, ये पूरा प्रोटोटाइप फिनिश करने के बाद
डिज़ाइनर क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा इस मॉडल को यूज़र को, उन्हें देगा यूज़ करने के लिए और उनसे लाइक्स डिसलाइक्स मांगेगा और चेंजेस क्या क्या चाहिए उन वो सारी चीज़ें पूछेगा। इन फीडबैक को यूज़ करके डिज़ाइनर टीम उस प्रोटोटाइप में नेसेसरी चेंज करेगी और फिर रीसबमिट करेगी रिवाइज मॉडल यूज़र को फॉर रीएवैल्यूएशन। इट इज़ सो सिंपल, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अब वो सारे चेंजेस जो यहाँ पे इन्होंने मिले हैं वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करके फिर से रीवैल्यूएशन के लिए देंगे। अब क्या होगा, यूज़र फॉर्मली अप्रूव द फाइनल वर्जन। जब जैसे यूज़र क्या है फाइनल वर्जन अप्रूव कर देता है, विच कमिट देम टू करंट डिज़ाइन। अब जैसे ही फाइनली आपने अप्रूव किया मतलब ये डिज़ाइन आपको अब मिलेगी और एक कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हो जाएगा। एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा कि आपने ये अप्रूव कर दिया, अब आपको यही फाइनल सिस्टम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रूव करते से कि सिस्टम क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए क्या आपको प्रोवाइड होगा, ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। Prototyping is not commonly used for developing traditional applications such as account receivable, account payable, payroll के लिए नहीं, ये clearly well defined चीज़ों के लिए use होती है। So this is what prototype in traditional approach से यहाँ पे comparison चालू हुआ था। फिर इसके 4 फेजेस है जिसमें पहले रिक्वायरमेंट देखोगे, रिक्वायरमेंट के बाद एक इनिशियल बेस तैयार करोगे, फिर उसके टेस्ट रिवाइज करोगे एंड देन फाइनल अप्रूवल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। Now what are the strength of prototype? Question number 3 is what is the strength of prototype? Now the major strength of prototyping model के कुछ major strength है, ठीक है। Now we are on the major strength of this prototyping model. Just imagine जब तुम use कर सकते हो किसी चीज़ को, उसके बाद बता सकते हो उसमें क्या चेंजेस चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो दैट इज़ गुड ना। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव कर रहा है क्या, यूज़र का पार्टिसिपेशन भी एंड सिस्टम डेवलपर का भी पार्टिसिपेशन। वाई, बिकॉज पहले सिस्टम डेवलपर आपकी नीड को समझ के एक पायलट वर्जन देगा, फिर आप क्या करेंगे एज ए यूज़र उस पायलट वर्जन को यूज़ करके अपने स्पेसिफिकेशंस बता सकते हैं। तो इट इम्प्रूव्स यूज़र पार्टिसिपेशन ऑल्सो। लेकिन वाटरफॉल में क्या था, कहीं ना कहीं यूज़र कंसेंट्रिक हो गया था, क्लियर डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दैट वॉज द वीकनेस ऑफ वाटरफॉल, that was the weakness of what, waterfall. So basically it improves what, both participation of user as well as system developer। ठीक है, फिर सेकेंड है इट स्पेशली यूजफुल फॉर रिजॉल्विंग। देखो एक चीज़ समझो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, रिक्वायरमेंट ढंग से नहीं पता है, तो दिस इज समथिंग दैट विल रिजॉल्व द अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, हेल्प्स इन डेवलपिंग वैलिडेटिंग द यूजर रिक्वायरमेंट, एक्सपेरिमेंटिंग विथ और कंपेयरिंग वेरियस डिजाइन सॉल्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग बोथ परफॉर्मेंस एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। कहीं ना कहीं सही है ना। इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव, आपको कैसा क्या चाहिए, तो आप एक सिस्टम को, एक पायलट वर्जन को यूज़ कर सकते हो, यूज़ करके उसके फ्लॉजेस देख सकते हो, रिक्वायरमेंट ऐड ऑन कर सकते हो, वेरियस डिज़ाइंस को आप देख सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो परफॉर्मेंसेज, यू कैन इन्वेस्टिगेट व्हाट, द परफॉर्मेंसेज, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। Then third is potential exists for exploiting the knowledge that has been gained in earlier interaction। पहले के फेजेस में जो आपको मिला है समझने को, या फिर पायलट वर्जन जब यूज़ करने को दिया था, जो फीडबैक आया, जो डिसलाइक आए, वो लाइक आए, उस नॉलेज को आप आगे के पायलट वर्जन या फिर फाइनल वर्जन को बनाने में यूज़ कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द पार्टी, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव रिजॉल्व हो जाएंगे और पुराना नॉलेज आप यूज़ कर सकते हो टू इम्प्लीमेंट इन न्यू फाइनल सिस्टम और न्यू पायलट वर्जन। ठीक है, नाउ इट हेल्प्स टू इजीली आइडेंटिफाई कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट फंक्शन और मिसिंग फंक्शनैलिटीज़। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। जो सपोज करो कोई फंक्शनैलिटी है वो मिस आउट हो गई आपसे रिक्वायरमेंट बताने में, या फिर कोई फंक्शनैलिटी बहुत डिफ़िकल्ट है, उसे सीधे सीधे इम्प्लीमेंट कर करके ही चेक किया जा सकता है, तो वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगी। इट enables टू जनरेट स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन एप्लीकेशन। ये हेल्प करता है, ये क्या करेगा, स्पेसिफिकेशन। इट enables टू जनरेट द स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। जो एक्चुअल फाइनल वर्जन बन रहा है उसके लिए छोटे छोटे जो स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत है वो हेल्प करेगा आइडेंटिफाई जनरेट करने में। इनोवेशन फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इनोवेटिव भी है, फ्लेक्सिबल भी है, क्विक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इनकम्प्लीट बट फंक्शनल एप्लीकेशन का।
पायलट वर्जन को तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप फाइनल वर्जन पे आ जाएंगे, तो क्विकली इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इनकम्प्लीट है बट फंक्शनल तो है एप्लीकेशन। It typically results in better definition of user needs and requirement than the traditional method. But obvious यूज़र डेफिनेशन ऑफ यूज़र की रिक्वायरमेंट जो है बेटर उससे अंडरस्टैंड हो सकती है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मेथड। In a very short time, it is a very short time is required to develop and start experimenting with this prototype. बहुत कम टाइम लगता है इस तरह के प्रोटोटाइप को एक्सपेरिमेंट करने में या फिर इम्प्लीमेंट करने में। Since the system user experiment each version of prototype through interactive process, errors are hopefully detected and eliminated at the earlier stages. और ये कहीं ना कहीं लेस कॉस्टली है ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में और रिलायबल भी ज़्यादा है। समझो बात को, इंटरेक्शन कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द पार्टीज। ये क्लियरली ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं जो पुराना नॉलेज है वो यूज़ कर सकते हो, मिसिंग फंक्शनैलिटी, कंफ्यूजिंग फंक्शनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड स्पेसिफिकेशन इजीली जनरेट हो सकती है। ये इनोवेटिव है, फ्लेक्सिबल है, क्विक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इनकम्प्लीट फंक्शनल एप्लीकेशन का। यहाँ यूज़र की रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई होगी इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिलायबल भी होगा, ये ज़्यादा क्या है कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे कम टाइम में ही क्या हो जाएगा, चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और शुरुआत में ही एरर वगैरह आइडेंटिफाई होके एलिमिनेट हो सकती है। तो दिस आर द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट प्रोटोटाइपिंग मॉडल, द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट प्रोटोटाइपिंग मॉडल। Now the major strength and weakness of spiral. Spiral की major strength and weakness we have to do. Now about the strength and weakness of spiral model. अब स्पाइरल मॉडल क्या होता है, देखो ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट। जितनी ज़्यादा रिस्क है प्रोजेक्ट की या फिर बहुत कॉन्फिडेंशियल या हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ स्पाइरल मॉडल डेफिनेटली यूज़ होता है। यहाँ स्पाइरल मॉडल में तब तक मॉडल क्रिएट करते हैं, तब तक क्रिएट करते हैं जब तक रिस्क आइदर नेग्लिजिबल और ज़ीरो ना हो जाए, जब तक कि रिस्क नेग्लिजिबल या ज़ीरो नहीं हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर स्ट्रेंथ ऑफ स्पाइरल मॉडल आर गिवन एज फॉलो। इट एनहांसेस रिस्क अवॉइडेंस। देखो वही था कि जब तक रिस्क नेग्लिजिबल या ज़ीरो नहीं हो जाए ये तब तक काम करता है। ठीक है, जब तक क्या है रिस्क नेग्लिजिबल या ज़ीरो नहीं हो जाए तब तक it is useful in helping for optimal development of a given software with iteration based on project risk. ये क्या है, ऑप्टिमल डेवलपमेंट रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ही करता है। स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क को मिनिमाइज करना। सेकेंड जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट बेस्ड ऑन रिस्क होता है। डेवलपमेंट क्या है, बेस्ड ऑन रिस्क होता है। इट कैन इनकॉर्पोरेट, अब इसमें वाटरफॉल, प्रोटोटाइप या इंक्रीमेंटल मेथड भी यूज हो सकती है एज इन स्पेशल केस इन फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस एज टू विच कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मॉडल बेस्ट फिट अ गिवन सॉफ्टवेयर इटरेशन। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली यूजिंग समथिंग। अब स्पाइरल भी है तो स्पाइरल में वाटरफॉल भी हो सकता है, प्रोटोटाइप भी हो सकता है, इंक्रीमेंटल। इट डिपेंड्स कि कौन सा बेस्ट वे होगा, विच कॉम्बिनेशन विल बी बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिस्क के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन को डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर लो रिस्क प्रोजेक्ट है तो बट ऑब्वियस क्या है, वाटरफॉल विल बी गुड, पर अगर रिस्क ज़्यादा है तो प्रोटोटाइपिंग पे जाएंगे। ठीक है, कॉन्वर्सली इफ रिस्क फैक्टर वेयर रिवर्स्ड स्पाइरल मेथड कुड यील्ड एन प्रोटोटाइपिंग अप्रोच। जहाँ बहुत लो रिस्क है, जहाँ पे ठीक है कुछ गड़बड़ थोड़ी बहुत हो भी जाती है, रिस्क ज़्यादा नहीं है, तो वाटरफॉल इज गुड थिंग क्योंकि वहाँ चेंजेस इतने रिक्वायर्ड नहीं होंगे। हाउएवर वाइस वर्सा, अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है तो यहाँ पे क्या है, स्पाइरल मेथडोलॉजी यूज़ की जा सकती है। ठीक है, नाउ मेजर वीकनेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, मेजर वीकनेस ऑफ दी स्पाइरल मॉडल। तो मेजर वीकनेस क्या है, चैलेंजिंग। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि किस तरह का कंपोजिशन या फिर किस तरह का कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली यूज होना चाहिए। ठीक है,
इट इज चैलेंजिंग, दिस इज समथिंग लाइक इट इज चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग है, क्यों चैलेंजिंग है? इट इज चैलेंजिंग टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंपोजिशन फॉर द डेवलपमेंट। इट मे प्रूव हाईली कस्टमाइज, इतना कस्टमाइज प्रोजेक्ट वाइज सॉफ्टवेयर बन सकता है कि कहीं और यूज नहीं हो सकता है, रीयूजेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। Skilled and experienced project manager, skilled project manager, experienced project manager is required to determine how to apply it to any project. Skilled manager required है। No established control exists from moving one cycle to another cycle. Without controls, each cycle may generate more work for next cycle. कोई कंट्रोल नहीं है फर्स्ट साइकिल से जब आप अनदर साइकिल में मूव कर रहे हो, यू डोंट नो कि वेदर वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट कम होगा या फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन हाईली कस्टमाइज है तो रीयूजेबिलिटी अफेक्ट होती है। स्किल्ड एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड और कंट्रोल नहीं है तो सेकेंड साइकिल में और ज़्यादा वर्क हो सकता है। कोई डेडलाइन नहीं है एंड कहीं ना कहीं इट में देयर इज़ अ रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग बजट और शेड्यूल, देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग प्रोजेक्ट और शेड्यूल। ठीक है, तो देयर इज नो फर्म डेडलाइन, कोई डेडलाइन नहीं होती है यहाँ पे, कोई क्लियर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है, तो कई बार प्रोजेक्ट बजट लाइन या फिर शेड्यूल क्रॉस कर जाता है। तो वीकनेस इज लाइक एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन, और वही स्ट्रेंथ है कि कॉम्बिनेशन यूज होता है, वाटरफॉल प्रोटोटाइप डिपेंडिंग ऑन द रिस्क यूज होगा। ये हाईली कस्टमाइज है लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड ही बनता है, प्रोजेक्ट के रिस्क के अकॉर्डिंग। यहाँ स्किल्ड मैनेजर चाहिए, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, नेक्स्ट फेज में क्या हो सकता है, नेक्स्ट साइकिल में और वर्क जनरेट हो सकता है, कोई डेडलाइन नहीं है। तो दिस इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, दिस इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। नाउ Fifth question, what do you understand by agile model of software development? Software development में agile model जो है, agile model से आप क्या समझते हैं, उसकी strength and weakness बताना है। Explain its major strength and weakness in brief. तो agile model is quickly requirement के according चीज़ें change करता है। Agile is what? Quickly requirement के according चीज़ों को क्या करता है, change करता है। ठीक है, दिस इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजी, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक मेथोडोलॉजी, लेकिन ये क्या है, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करता है, where requirements and solution evolve through collaboration between self-organizing cross-functional teams। सीधी बात यह है, जैसे जैसे चेंजेस आपको एक्सपेक्टेड होंगे, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर वुड गेट चेंज एंड therefore it promotes adaptive planning। जहाँ चेंजेस आए, जहाँ रिक्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ, एजाइल मेथड में क्या होगा, आप वो चेंजेस को उस सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो इट बेसिकली प्रमोट्स व्हाट, इट बेसिकली प्रमोट्स एडाप्टिव प्लानिंग, एडाप्टिव प्लानिंग ये प्रमोट करता है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, धीरे धीरे जो जो चीज़ें करते जाते हैं, यूज़र को बताते हैं, यूज़र चेंज बताते जाता है, चेंज इनकॉर्पोरेट होता जाता है। एंड यहाँ पे क्या है, evolutionary development, yes, and delivery, time boxed iterative approach and encourage rapid and flexible response to changes। यहाँ quickly changes adopt होते हैं, timely software यहाँ पे दिया जाता है। evolutionary development मतलब phase wise development है, phase wise development है, लेकिन हर phase में changes possible हैं backward जाके। It is a conceptual framework that promotes foreseen interaction throughout the development of life cycle। आगे चल के कोई और चेंजेस भी करने हैं तो वो सारे चेंजेस यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर मैथोडोलॉजी दैट डिपेंड्स ऑन, this is a software methodology depending on what, depending on iterative and incremental development। It promotes adaptive planning, ये क्या करता है, प्रमोट करता है एडाप्टिव प्लानिंग। इट प्रमोट्स एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, डिलीवरी ऑन टाइम, टाइम बॉक्स्ड इटरेशन अप्रोच एंड रैपिड एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स टू चेंजेस। इट इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो क्या करता है, दैट प्रमोट्स फोरसीन इंटरैक्शन थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यहाँ पे क्या है, जो जो चेंजेस आते हैं वो हो सकते हैं। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ
अजाइल। अजाइल की स्ट्रेंथ क्या है? अजाइल हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एडाप्टिव टीम विच अनेबल्स टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट। एक ऐसी टीम होती है जो चेंजेस आते हैं रिक्वायरमेंट में तो इजीली चेंज ऑफ रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे क्या है? इजीली चेंज ऑफ रिक्वायरमेंट आर एक्सेप्टेबल। And team does not have to invest time and efforts and finally find that by time they delivered the product the requirement of customer has changed। अब यहाँ पे क्या है? द टीम डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट टाइम। यहाँ पे अब हमारी टीम को इन्वेस्टमेंट नहीं करना टाइम का कि सामने वाले को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वहाँ पे जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है वो डिलीवर करते हैं। रिक्वायरमेंट अगर कुछ चेंजेस हैं, चेंज इन रिक्वायरमेंट, तो उसे अडॉप्ट करके उसे चेंज करके दे दिया जाता है। तो स्ट्रेंथ इज टीम को यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करने की, एफर्ट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली फाइंड दैट बाय द टाइम दे डिलीवर्ड द प्रोडक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर हैज़ चेंज। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे वाटरफॉल वगैरह है, जब तक वो बनता है फिर फाइनली क्या समझ में आता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही चेंज हो चुकी है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, एफर्ट्स बार बार नहीं लगाने। इंक्रीमेंटल अप्रोच है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे फेज वाइज चीज़ें ख़त्म होती हैं चेंजेस वहीं कर दिए जाते हैं। राइट। Then face-to-face communication and continuous input from customer representative leaves little space of guesswork। फेस टू फेस कम्युनिकेशन वहीं पे हो जाता है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, बार बार यूज़र से पूछ लिया जाता है, तो गेस वाला काम नहीं कि हो सकता है उन्हें ऐसा कुछ चाहिए हो, तो वो सब नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन स्क्रिप्ट है, बहुत डिटेल नहीं है क्योंकि वाटरफॉल में बहुत कुछ लिखना पड़ता है क्योंकि बाद में चेंजेस नहीं हो सकते। तो यहाँ क्रिस्प डॉक्यूमेंट है, सो इट सेव्स टाइम। The result is generally high quality software in least possible time duration and satisfied customer। सीधी बात है, चेंजेस अगर बार बार कर पा रहे हो, फेस टू फेस इसका मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गेस वर्क नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन कम रख रहे हैं क्योंकि बार बार फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट सेव्स टाइम। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर लेस पॉसिबल टाइम में डिलीवर हो जाता है, लिविंग द कस्टमर सेटिस्फाइड। एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को एडप्टिव टीम एडप्ट करती है और बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बाद में पता चल रहा है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई है। ठीक है। However, there are two faces of a coin। Similarly, यहाँ पे भी क्या है? अगर स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी है। यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ है तो फिर वीकनेस भी तो है। ठीक है। तो मेजर वीकनेस दैट आर आइडेंटिफाइड आर, सबसे पहले प्रोजेक्ट में इतने ज़्यादा चेंजेस हैं जो होते रहते हैं कि कई बार प्रोजेक्ट आउट ऑफ ट्रैक भी हो जाता है। गेट टेक आउट द ट्रैक इफ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट क्लियर अबाउट आउटकम। कई बार आउट ऑफ ट्रैक भी चले जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आउट ऑफ ट्रैक जाने का एक रीज़न ये भी है कि डॉक्यूमेंट इज क्रिस्प, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेसेसरी डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑल्दो अगर ध्यान दिया जाता तो टीम जो काम कर रही है उनके लिए अच्छा होता कि एक एक चीज़ लिखी हुई है तो डाइवर्जन कम होता। तो एम्फेसिस कम है किस पे? डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन पे। आउट ऑफ ट्रैक चीज़ें जा सकती हैं। और एक चीज़, इतना बार चेंजेस होते रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि टाइमली वो डिलीवर हो जाए, ये लॉन्ग टर्म भी जा सकता है। ये क्या है? लॉन्ग टर्म जा सकता है। और रिक्वायरमेंट्स क्या है? अभी के अभी आप बता रहे हो ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, अभी अभी चेंज करा रहे हो, इसका मतलब इट रिक्वायर्स मोर रीवर्क। बार बार रीवर्क होगा, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। बार बार रीवर्क होगा, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। एंड रीवर्क इज ऑफ्टन रिक्वायर्ड ऑन एजाइल प्रोजेक्ट्स व्हेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर कंबाइंड एंड फोर्स्ड टू इंटरैक्ट। यहाँ पे बार बार रीवर्क की ज़रूरत पड़ रही है कि पहले कुछ बनाया फिर यूज़र को दिया, यूज़र देखेगा, समझेगा, चेंजेस करवाता जाएगा, तो बार बार रीवर्क है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी कहीं ना कहीं ध्यान कम दिया जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा आर्किटेक्चर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो बार बार रीवर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है, मेथड ऑफ मेकिंग द सॉफ्टवेयर, अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। Agile increases the threat to business continuity and knowledge transfer। Agile projects are extremely light on documentation because the team focus on verbal communication
with customer rather than documents. Although you know return communication is always best और यहाँ पे उसी चीज़ को लैक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस कंटिन्यूटी अफेक्ट हो सकती है कि हमने तो ऐसा बोला था कि आप ऐसा कुछ करके दो कि डिजास्टर ऐसा कुछ हो जाए तो हम रिकवर कर पाए। वर्बल था, स्किप हो गया, नहीं कर पाए, तो आगे बिजनेस कंटिन्यूटी कैन बी अफेक्टेड। And in case some software deliverables, especially large ones, it is difficult to access the efforts required at the beginning of software development. It is difficult to access the efforts required at the beginning of software development life cycle. यहाँ पे लार्ज स्केल में इन सम सॉफ्टवेयर डिलीवरेबल्स, लार्ज वन, जहाँ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वाले लोग जो रहते हैं, कई बार क्या है सामने वाला बंदा बता ही नहीं पाता है कि उसे क्या रिक्वायरमेंट है, तो इनिशियली थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इनिशियली क्या है, दिक्कत आ सकती है कि किस तरह के एफर्ट्स लगाने हैं किसी जगह पे आपको एक्चुअल में किस तरह के एफर्ट्स लगाने हैं। आप बड़े बड़े लोगों को बोल रहे हो हमारे छोटी सी दुकान के लिए आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उनको तो एजाइल अप्रोच पता है कि हम चेंजेस करते रहेंगे। ये छोटी दुकान वाले को अपने रिक्वायरमेंट्स ढंग से नहीं पता है, बड़े वाले को बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ देना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसे वो इतने एक्सपीरियंस रहते हैं, ये चीज़ होती नहीं है, बट ये एक पॉइंट दिया है कि लार्ज डिलीवरेबल्स हैं, तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स क्या लगाने हैं वो एसेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड 2 पॉइंट है, एक तो बिजनेस कंटिन्यूटी इफेक्ट होती है और डॉक्यूमेंटेशन डिजाइनिंग पे लेस इफेक्ट है। रीवर्क बहुत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कम है, ऑफ ट्रैक जा सकता है, और साथ में क्या है, एफर्ट्स एक्सेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एंड साथ में आउटसाइड इंटीग्रेशन पे भी कम फोकस किया जाता है। आउटसाइड इंटीग्रेशन पे भी क्या करते हैं, कम फोकस। तो ये हैं आज के हमारे इसका के 5 आंसर्स जो मैंने आपको समझाए। कीवर्ड समझा दिया, किसके थ्रू आपको वर्ड्स के थ्रू चीज़ों को याद रखना है। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, इसका इज़ नॉट अबाउट लर्निंग, इसका इज अबाउट पिकिंग द कीवर्ड्स एंड देन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। बाकी सब सही है। कीवर्ड्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोल दिया, गेस वर्क कम हो गया। यहीं से आपको अब क्या करना है, जैसे एक सेंटेंस फॉर्म करना है जिसमें मीनिंग वही होना चाहिए, कुछ कीवर्ड्स हो गए, काम बन जाता है। डोंट मक अप द कॉन्सेप्ट, बस कीवर्ड्स लो, समझो और इंग्लिश में फ्लुएंट इंग्लिश लिखो, टूटी फूटी चीज़ें नहीं चलती। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे। डेली इसका के 5-5 ही कर पा रही हूँ मैं, तो डेली के 5, और अभी इसके बाद आपको एएमए का एटलीस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ 10 क्वेश्चंस आज दे दूँ, तो आपको अभी एएमए के 10 क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, तो तब तक पॉजिटिव रहो, क्यूमुलेटिव रिविजन करो और समरी नोट्स बनाओ, और स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड ट्राई करो, पढ़ लो, नॉट एग्जाम ओरिएंटेड बट फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ नॉलेज गेनिंग पर्पस से क्या करो, आप नॉलेज गेनिंग पर्पस से चीज़ें करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अब हम एएमए में। बाय बाय।